हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोर विथ माइक। तो आज अपने मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने पहले थोड़ा मोटिवेशन। अंटिल व्हेन, कब तक भागते रहोगे? अंटिल व्हेन यू विल रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, है ना। अंटिल व्हेन यू विल स्किप टफ टॉपिक्स, वन डे दे विल कम टू यू एंड यू विल हैव टू फेस देम। कभी ना कभी तुम उसको उसके पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी ना कभी वो तुमको उसका सामना करना ही पड़ेगा। कब तक भागोगे टफ टॉपिक से? इससे अच्छा कि फेस करो उसको, है ना। सो बेटर टू स्टॉप रनिंग एंड स्टार्ट फेसिंग देम, है ना। एक बार स्टार्ट करने की देरी होती है, धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आ जाने लगती है, चाहे वो टॉपिक कितना भी टफ हो। ओके, ठीक है। वीडियो नंबर 2 है और आज हम समझने वाले हैं एक्चुअली में मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है ना। वीडियो 1 में हमने रोड मैप देख लिया था कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, है ना। और इस वीडियो में फोकस रहेगा कि मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर में हम मोनोटोनिक स्टैक को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज इट इवन मीन? अगर कोई इंसान आपको आके बोलता है कि भाई मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो इसका मतलब होता क्या है? आखिर मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो, इन मैथमेटिक्स अ सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 1 2 3 है, एनीथिंग इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ ईच एलिमेंट इन अ सीक्वेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू दी वन बिफोर इट। जैसे मान लेते हैं ये आपका सीक्वेंस है, जैसे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कभी भी डिक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। चाहे एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ही होगा। मतलब उनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, इक्वल हो सकता है, इंक्रीजिंग होगा, कभी गिरेगा नहीं, कभी भी नहीं गिरेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ ना, तो कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो इसमें कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, ठीक है। और अगर इक्वल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है वो, है ना। बट हाँ, अगर इंक्रीजिंग और कभी वो डिक्रीज नहीं हो रहा, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हो। ओके, आई थिंक इट मेक सेंस। सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग होना चाहिए, दैट्स इट। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे? जिसमें एलिमेंट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, हमेशा घटेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं उसका ग्राफ ऐसा होगा, या इक्वल भी हो सकता है लेकिन घटेगा, कभी इंक्रीज नहीं होगा वो, ठीक है। इफ़ ईच एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द वन बिफोर इट। अगर इक्वल टू की भी बात हो रही है, मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है ना। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है एलिमेंट, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो चलो, ये तो समझ में आ गया कि मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको कहते हैं, है ना। ओके, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो मोनोटोनिक का जो आइडिया है, मोनोटोनिक सीक्वेंस या मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर का जो आइडिया है ना, वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ यूज्ड विथ स्टैक्स एंड क्यू। और हमारा पूरा फोकस इन दोनों पर ही होगा। जितने भी प्रॉब्लम्स है वो स्टैक्स और क्यू के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं मोनोटोनिक डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स में। ओके, तो ये वाला वीडियो, आज वाला जो वीडियो है, उस पर हम फोकस करेंगे मोनोटोनिक स्टैक पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मोनोटोनिक स्टैक एक ऐसा स्टैक दैट ऑलवेज रिमेन्स इन इंक्रीजिंग, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा, या फिर डिक्रीजिंग, तब उसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहेंगे एज एलिमेंट्स आर पुश्ड और पॉप फ्रॉम द स्टैक। एक ऐसा स्टैक जिसमें आप एलिमेंट चाहे पुश करो, पॉप करो, जो कर रहे हो करो उस स्टैक में, हमेशा उस स्टैक में एलिमेंट या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा, तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्टैक बोलेंगे, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा, तो उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्टैक किसको कहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक अरे दे रखा है ना, और आपको एक ऑब्वियस एक स्टैक दे रखा होगा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझो, है ना। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट, अभी मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये 4 है। तो स्टैक तो खैर अभी खाली है, तो चलो 4 को अभी डाल देते हैं, है ना। ओके, अब आपका इंडेक्स आई आगे गया, इसको 2 दिखा। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर 4 है ऑलरेडी स्टैक में, अगर आपने 2 को रख दिया तो देखो ये डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले 4 था, फिर 2 आ गया, तो ये डिक्रीजिंग है। हमें डिक्रीजिंग नहीं चाहिए, हमें कभी भी डिक्रीजिंग नहीं चाहिए अपने इस स्टैक में। देखो 4 के बाद 2 आ गया, तो ये डिक्रीजिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट करने से पहले इस 4 को डिलीट मार देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 के ऊपर 2 को रख दूंगा ना, तो ये डिक्रीजिंग बन जा रहा था। देखो 4 के बाद 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को पॉप कर देंगे। अब हम 2 को डाल सकते हैं क्योंकि स्टैक अब खाली हो चुका है, ठीक है। अब देखो आई यहाँ पर है, अब मुझे 5 दिखा, तो क्या मैं 5 को यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पहले 2 था,
2 के बाद अभी 5 आया, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है ना, 2 के बाद 5 आया तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में क्या देखा, 5 जब मुझे इंसर्ट करना था मैंने देखा स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो छोटा है मेरे 5 से, तो इसलिए मैं 5 को रख सकता हूँ उसके ऊपर। तो देखो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, 2 के बाद 5, है ना। ओके, अब मान के चलते हैं आई अभी यहाँ पर आया तो 1 आया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 1 जो है स्टैक के टॉप में जब दिखेगा तो इसको दिखेगा 5, और 1 जो है 5 से छोटा है, तो अगर 5 के ऊपर मैं 1 को लिख दूँ तो ये डिक्रीजिंग बन जा रहा है। देखो 5 के बाद 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 1 को अभी मैं पुश नहीं कर सकता, पहले मुझे 5 को पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे दिखा स्टैक के टॉप में क्या दिखा, 2 दिखा, ये भी 1 से बड़ा है। अगर मैं 1 को यहाँ लिख दूँ तो देखो फिर से डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, तो 1 क्या करेगा, इस 2 को भी पॉप कर देगा, है ना। अब 1 देखा स्टैक खाली तो 1 आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब इसके बाद मेरा 3 आया, है ना, तो 3 भी आएगा, देखेगा कि स्टैक के टॉप में 1 है और 3 तो उससे बड़ा है, तो 3 यहाँ पर पुश हो सकता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब बात आती कि चलो ये तो करके तो दिखा दिया, बड़ा सिंपल था, मतलब इंक्रीजिंग जब तक बन रहा बना रहे हैं, नहीं बन रहा तो पॉप करते चले जा रहे हैं, ठीक है। बट ये हेल्प कैसे कर रहा है हमारा, है ना, तो हेल्प कैसे कर रहा है वो समझेंगे, उससे पहले जो अभी हमने कांड किया है उसको कोड में लिखना कितना आसान है वो समझो, कोड में लिखना कितना आसान है वो समझो। याद करो, एक इंडेक्स आई यहाँ पर था, एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जा रहा था और स्टैक के टॉप पर हम एलिमेंट्स को डाल रहे थे, बट अगर हम देखते थे कि स्टैक के टॉप में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ith एलिमेंट से बड़ा है तो मैं उसको पॉप कर देता था, है ना, क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए था। तो देखो कोड कितना आसान होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्टैक का। चलो स्टैक ले लिया, ठीक है। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, आप चाहे तो यहाँ एलिमेंट को भी डाल सकते हो, देखो मैंने एलिमेंट को ही डाल दिया है, या फिर आप यहाँ इंडेक्स भी डाल सकते थे, है ना। यहाँ पर याद है यहाँ पर 1 था ना, तो 1 ना लिख के इसका इंडेक्स डाल दो। 1 का इंडेक्स कितना देखो, तो 1 का इंडेक्स 3 है ना अरे में, उसके बाद 3 था तो 3 ना डाल के इंडेक्स डाल दो 3 का, है ना। तो आप एलिमेंट भी डाल सकते हो, इंडेक्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इंडेक्स डालने का कुछ फ़ायदा होता है, वो फ्यूचर में जाओगे, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर भी समझेंगे कि इंडेक्स डालने का क्या फ़ायदा होता है ना। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स डालोगे या एलिमेंट डालोगे दोनों से बात बन जाएगी, बट मैं इंडेक्स ही डालता हूँ जनरली। ये जब मैंने सीखा था इसको तो मैं हमेशा से मैंने प्रैक्टिस बना लिया था कि मैं हमेशा इंडेक्स डालूंगा, क्योंकि तो इंडेक्स अगर डाल दिया तो इंडेक्स से एलिमेंट भी तो एक्सेस हो सकता है ना। इंडेक्स नंबर 4 है, 4 में जाऊँगा और 3 मिल जाएगा मुझे, है ना। इंडेक्स नंबर 4 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। इंडेक्स नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो देखो इंक्रीजिंग आई है, ठीक है। तो इंडेक्स डाला करेंगे हम लोग हमेशा, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि स्टैक जो होगा ना मेरा, इट विल स्टोर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। चलो बढ़िया। उसके बाद याद करो हम लोग क्या कर रहे थे, इस पे इटरेट कर रहे थे ना, एक एक करके। इंडेक्स आई 0 से स्टार्ट हुआ था और अरे पे इटरेट कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर फॉर लूप लिखा है सिंपल सा, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस। अब देखो आपको कोड, ये जो टेम्पलेट है खानदानी टेम्पलेट जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप बस ये याद रखो। याद करो आप फॉर लूप लगा रहे थे क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट पे जाना था, है ना। और याद करो जब आप हर एक एलिमेंट को पकड़ लेते थे तो होता क्या था, आप सबसे पहले स्टैक में ये चेक करते थे कि जो भी आपका करंट एलिमेंट है, नम्स ऑफ आई मतलब अरे ऑफ आई का जो भी आपका एलिमेंट है ना, आप देखते, मान लेते हैं आपका करंट एलिमेंट 4 है, तो आप देखते थे कि स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है कहीं वो बड़ा तो नहीं है मुझसे। अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो मुझे पॉप करना, मतलब मुझे उसको पॉप करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वरना डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। याद करो ना यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सबसे पहले तो स्टैक एम्प्टी था। अगर एम्प्टी था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एलिमेंट को डाल दो, या तो मैंने क्या बोला इंडेक्स को डाल दो, तो मैंने इंडेक्स आई को डाल दिया, आई इज इक्वल टू 0 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आई जब यहाँ पर आया तो देखो करंट एलिमेंट मेरा क्या है, देखो तो अरे ऑफ आई मेरा 2 है। अगर मैं 2 को यहाँ रख दूँ तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये वाला एलिमेंट 4 है और ये 2 है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब स्टैक के टॉप में अगर बड़ा एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो वो डिक्रीजिंग बनाएगा, तो मुझे बड़े वाले जो स्टैक के टॉप को मुझे पॉप करना पड़ेगा, और तब तक करता रहूँगा जब तक बड़ा एलिमेंट मिलता चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, देखो वाइल जब तक स्टैक मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अरे ऑफ स्टैक के टॉप में याद करो क्या था, इंडेक्स था, है ना। और एलिमेंट कैसे निकाला मैंने, अरे और ये इंडेक्स निकाला, तो एलिमेंट मिल गया मुझे। वो एलिमेंट स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो, अगर वो मेरे करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट मेरा ये है, अगर वो बड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे डिक्रीजिंग मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्टैक बनाना चाहता हूँ, तो मुझे स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसको पॉप करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो बड़ा है मेरे करंट एलिमेंट से, तो डिक्रीजिंग बन जा रहा था, इसीलिए उसको हमने पॉप कर दिया। और ये तब तक करते जाएंगे जब तक हमें छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर स्टैक खाली नहीं हो जाता,
तो लास्ट में जब स्टैक खाली हो जाएगा या फिर कोई छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इंडेक्स आई को पुश कर देंगे, है ना, एज स्टैक डॉट पुश इंडेक्स आई। तो देखो मैंने इंडेक्स पुश कर रहा हूँ, चाहे तो आप एलिमेंट भी पुश कर सकते हो, है ना, अरे ऑफ आई भी पुश कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स पुश करने से कुछ फ़ायदा होता है, वो आगे हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर वी आर मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चेक लगा लिया और जब हम ये इंसर्ट किया हमने, तो वी आर इंश्योरिंग कि अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहे हैं सिर्फ अपने स्टैक में, ठीक है। ये तो टेम्पलेट हो गया, जो कि ये इसका ड्राई रन करने पे इजीली ये वाला ये कोड इंसान, कोई भी इंसान लिख सकता है, कोई भी बिगिनर लिख सकता है। तो एक्चुअली में ये ख़ानदानी टेम्पलेट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक का, है ना। देखो यहाँ पर मैंने रेड में लिखा है क्योंकि मैं ग्रेटर देन चेक कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि करंट स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा हो गया मेरे करंट एलिमेंट से तो डिक्रीजिंग फैशन में एलिमेंट्स चले जाएंगे, तो इसीलिए ग्रेटर देन अगर है तो पॉप करते चले जाओ। तो एक्चुअली में ख़ानदानी टेम्पलेट हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्टैक का। यहाँ तक क्लियर है। बट एक बात बता यार, चलो डाल तो रहे हैं, मतलब ठीक है ये कोड लिख लिया और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक में एलिमेंट को डालते चले गए, बट फ़ायदा क्या हो रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है मेरी, कहाँ हेल्प होगा मुझे इस चीज़ से, अब वो समझते हैं, है ना। सबसे ज़रूरी समझते हैं कि कहाँ हेल्प होगा और क्यों ये हेल्पफुल है मेरे लिए, ठीक है, किस तरह काम कर रही हैं चीज़ें वो भी समझेंगे, है ना। हाउ डज दिस इवन हेल्प अस। तो मान के चलते हैं आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट, मतलब आपको एक अरे दिया रहेगा, है ना, और आपको हर एक एलिमेंट के लिए आपको क्या ढूंढना है कि इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट कौन है ना। जैसे मान लेते हैं इस ये जो थर्ड इंडेक्स में जो एलिमेंट 1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बताओ तो कौन सा एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट है जो स्मॉलर है। 1 से कोई भी स्मॉलर है ही नहीं, तो इसके लिए -1 लिख देंगे। लेकिन अगर आप इस 5 की बात करो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट कौन है। देखो इस 5 के लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर एलिमेंट ये 2 भी है और 4 भी है, लेकिन सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट कौन है, ये 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा इस 5 के लिए, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट देखो कुछ ऐसा दिखेगा। इस 4 के लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके लिए आंसर -1 होगा। इस 2 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 से छोटा हो, है ना, तो इसके लिए भी -1 हुआ आंसर। लेकिन इस 5 के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर एलिमेंट जो सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट है वो 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। सिमिलरली इस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर -1 है। सिमिलरली इस 3 के लिए देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट कौन है, ये 1 दिख रहा है, तो आंसर 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट निकालना है ना। तो अब एक बात बताओ, ब्रूट फोर्स तो बड़े आसानी से लिख सकते हो, इसका ब्रूट फोर्स कैसे लिखोगे वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल आप आई पॉइंटर यहाँ पर हो, है ना, अभी मान लेते हैं सबका आंसर -1 लिख रखा आपने, मान के चलते हैं -1 -1 -1 -1 -1। अभी आई पॉइंटर आपका यहाँ है, आपको चेक करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पहला एलिमेंट है जो इससे छोटा है। तो आप एक जे पॉइंटर स्टार्ट करोगे i-1 से, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट साइड जाके देखोगे पहला स्मॉल एलिमेंट कौन है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, तो आंसर -1 होगा, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद फिर आई यहाँ पर आया आपका, है ना, और जे पॉइंटर आप आई से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड जाके चेक करते रहो, तो कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं मिला 2 से मुझे, तो 2 का भी आंसर -1 होगा। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आगे बढ़ा तो आई जे को कहाँ स्टार्ट करेंगे, i-1 से, मतलब जे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड जा के चेक करते रहेंगे, जो सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट मिलेगा वही NSEL होगा, नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट, ठीक है। तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो मैं यहीं पर ब्रेक करके यहाँ पर 2 अपडेट कर दूँगा। सिमिलरली जब आई मेरा यहाँ पर आएगा तो जे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड जाता रहूँगा, 1 से कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला तो आंसर -1 होगा इसका। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आया, जे यहाँ से स्टार्ट किया, फिर जे ऐसे भागेगा, उसको पहला स्मॉलर एलिमेंट ये मिला तो आंसर इसका 1 कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, यहाँ पर आप कर क्या रहे हो एक्चुअली में, फॉर i = 0, i <n तक जा रहे हो, i++, है ना, और हर एक i के लिए आप क्या कर रहे हो, एक जे पॉइंटर स्टार्ट कर रहे हो जो i-1 से स्टार्ट होता है और j > 0 तक जाता है ना, j-, और जैसे ही आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है, इफ़ अरे ऑफ j अगर ये छोटा है मेरे अरे ऑफ i से, मतलब ये पहला स्मॉलर एलिमेंट मुझे मिल गया है, तो इसको मैं आंसर में शुरू करके यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। बट ध्यान दो, वर्स्ट केस में क्या होगा, j हर बार i से लेफ्ट हैंड साइड से 0 तक जाएगा, तो है ना,
तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ n टाइम्स चलेगा, यहाँ भी n टाइम्स चलेगा। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो जा रहा है, O(n)² हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कांस्टेंट लिया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² जा रहा है, तो ऑब्वियस है ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा बड़े टेस्ट केसेस के लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्टिमल तरीका क्या है और मोनोटोनिक स्टैक कैसे हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने मोनोटोनिक स्टैक यानी कि ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो आते हैं ऑप्टिमल में यानी कि यूजिंग मोनोटोनिक स्टैक। अब देखो, चाहे तो मैं मोनोटोनिक स्टैक का जो कोड था ना ऊपर लिखा था मैंने, मतलब ब्लाइंडली उसको ड्राई रन करके आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे ये हेल्प कर रहा है मेरी, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा। हम पहले ये समझते हैं कि वाई, इसके पीछे वाई समझते हैं कि क्या क्या ऐसी बात है इसमें जो हमारा हेल्प हो जाता है और किस चीज़ से हमें बचा रहा है मोनोटोनिक स्टैक। ठीक है, तो पहले तो आते हैं, अगर आप नोटिस करो आपका जो ब्रूट फोर्स था उसमें आप एक गड़बड़ पता है क्या कर रहे थे, एक आप रिडंडेंट काम क्या कर रहे थे। मान के चलते आपका इंडेक्स आई यहाँ पर है, मान के चलते हैं, तो अगर आप नोटिस करो आई के बाद जो भी एलिमेंट होगा इस इंडेक्स 6, ये जो एलिमेंट 6 है, इसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए अगर 6 स्मॉलर एलिमेंट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट था x, ठीक है, अगर मुझे x का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है और 6 इज स्मॉलर देन अगर x है तो 6 आंसर होगा। ठीक है, अगर 6 जो है x से स्मॉलर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है 6 से छोटा एलिमेंट ही देखेंगे ना हम लोग। मान के चलते हैं ये 4 होता है मेरा, मान के चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बस लिया है। ओके, तो 6, चलो मान लिया कि 6 जो है 4 से छोटा नहीं है, तो ऑब्वियस बात है 6 से जो बड़ा एलिमेंट है यहाँ पर वो तो कतई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के लिए ये छोटा एलिमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, स्मॉलर है ही नहीं है 4 से। तो 6 से बड़ा जो भी एलिमेंट होगा यानी कि 7 हो गया या फिर 8 या 9 हो गया, वो तो कतई आंसर नहीं हो सकता मेरा, है ना। जो आंसर होगा वो 6 से छोटे वाले ही मेरे आंसर होंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब 6 के पास जब मैं आया था ना, तो 6 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट 6 से बड़े हैं ना उनको रखने का कोई तुक ही नहीं बनता, है ना, क्योंकि वो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, है ना। अभी जस्ट आपको समझाया कि अगर यहाँ पर x था, मान लेते 4 ही ले लो, चलो 3 ही ले लो, ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से छोटा है क्या x? नहीं, ये 3 से ये जो 6 है, 3 के, अब मान लेते हैं आई जब यहाँ पर आएगा मेरा फ्यूचर में, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 6 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 से बड़े जो भी एलिमेंट होंगे वो तो इम्पॉसिबल है कि वो मेरा आंसर हो, जैसे ये 7 तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर। तो वही दिमाग हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं कि जब मैं आई यहाँ पर था ना, तो 6 से बड़े जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो तो कतई मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो उनको अभी पॉप करके हटा दो। तो स्टैक एक्चुअली में यही करवा रहा था मुझसे, है ना, याद करो, स्टैक एक्चुअली मुझसे यही करवा रहा था, वो बड़े एलिमेंट को पॉप करता चला जा रहा था, है ना। तो देखो अभी एग्जैक्टली वही हो रहा होगा, देखना, मान लेते मैंने स्टैक ले लिया, तो किस तरह मेरी हेल्प करता है ये आंसर निकालने में। इंडेक्स आई यहाँ पर है, मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी मान के चलते हैं करंट एलिमेंट मेरा क्या है, 4 है, तो स्टैक तो अभी खाली है, तो 4 को अभी मैं एज इट इज़ डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं, इंडेक्स ही डाल देते हैं, i=0 डाल दिया, i=0 पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है, वो मैं यहाँ राइट साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब आई जब मेरा यहाँ पर आया, है ना, तो अब एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आई के राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए अगर 0 स्मॉलर एलिमेंट नहीं हुआ तो 0 से बड़े वाले एलिमेंट तो कतई स्मॉलर नहीं होंगे, तो 0 से बड़े वाले एलिमेंट जितने भी हैं उसको मैं अभी पॉप कर देता हूँ, है ना। तो 0 ने देखा कि स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है i=0 वाला एलिमेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, वो तो 0 से बड़ा है, तो एनीवे वो आंसर हो ही नहीं सकता आगे वाले एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो उसको तो पॉप ही कर दो, इसीलिए इसको पॉप कर देता है ना, इसको पॉप कर दिया हमने। ओके, और याद करो जब 4 पर आई मेरा था तो स्टैक खाली था, इसका मतलब 4 के लिए कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो 4 का आंसर -1 होगा, है ना। और जब आई मेरा यहाँ पर हुआ तो i=0 यानी कि 4 को हमने पॉप कर दिया था, ठीक है, तो स्टैक मेरा खाली हो गया था, इसका मतलब इसे 0 से भी छोटा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है, तो इसका भी आंसर -1 होगा। ठीक है, अब देखो -1 होगा, और यहाँ पर i=0 को डालना, 1 को डालना मत भूलना, वैल्यू क्या है इसका, 0 है, चलो ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आया, अब देखो ध्यान देना, ये जो 7 है पहले तो स्टैक के टॉप में देखेगा
कि क्या जो एलिमेंट है वो 7 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, छोटा है ना। तो ये हो सकता है पोटेंशियल आंसर हो सकता है, स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है किसी के लिए। तो इसको और 7 ने देखा कि स्टैक, ये जो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो छोटा है मुझसे, तो 7 का ये 7 के लिए जो आंसर होगा नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट है वो यही होगा, है ना। तो i इज इक्वल टू 1 पे कौन सा एलिमेंट था, 0 था, यहाँ पर 0 डाल दिया और सही बात है। देखो एकदम करेक्ट आंसर निकला है। 7 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है जो 7 से छोटा है, ये है, और सबसे पहला यही है ना, सबसे पहला यही है जो लेफ्ट हैंड साइड में 7 के, जो 7 से छोटा है, ठीक है, ओके। और अभी जो i इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 2 है, इसको भी हम डाल देंगे, है ना। इसकी वैल्यू क्या थी, 7 थी, ओके। और देखो ध्यान दो, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट से इनपुट हो रहे हैं मेरे स्टैक में, पहला 0 था उसके बाद 7 था, है ना, देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनपुट हो रहा है, ओके। अब i जब मेरा यहाँ पर आया, अब देखो ये 6 है, ठीक है। तो इसने सबसे पहले स्टैक के टॉप में देखा, स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है, i इज इक्वल टू 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 7 है, वो 6 से बड़ा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट आएगा उसके लिए अगर 6 स्मॉलर नहीं है तो 7 भी स्मॉलर नहीं होगा, इम्पॉसिबल है कि 7 स्मॉलर हो। जब 6 ही स्मॉलर नहीं है तो 7 कहाँ से आंसर हो सकता है, तो 7 को रखना बेवजह है, मतलब 7 को रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 7 को पॉप कर दिया। अब 6 ने देखा कि स्टैक के टॉप में अब कौन है, i इज इक्वल टू 1 मतलब 0 है ना। तो ऑब्वियस बात है 0 जो है 6 से छोटा है, तो 6 को मैं यहाँ डाल सकता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू 3 डाल दिया और 6 डाल दिया। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये एलिमेंट, ठीक है। और याद करो 6 को स्टैक के टॉप में कौन मिला था, इंडेक्स i इज इक्वल टू 1 वाला एलिमेंट मिला था, मतलब 0 मिला था, तो इसके लिए भी आंसर 0 ही होगा, है ना। और सही बात है, एकदम करेक्ट आंसर देखो निकला है। ध्यान दो, इस 6 के लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलर एलिमेंट है इस 6 से जो सबसे पहला है, तो सबसे पहला स्मॉलर एलिमेंट इस 6 से है वो है 0, और यही मेरा आंसर भी निकला 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई कि मोनोटोनिक स्टैक कैसे मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो नॉर्मल कोड था ना ऊपर, ये ड्राई, यही तो कोड अभी हमने ड्राई रन किया, स्टैक के टॉप में देख रहे थे, अगर वो मेरे करंट एलिमेंट से बड़ा तो उसको पॉप करते चले जा रहे थे, और स्टैक अगर खाली हो गया तो स्टैक में वो एलिमेंट डाल दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर स्टैक मेरा खाली है, इफ़ स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया, तो मतलब इस करंट इंडेक्स i के लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं था, तो उसके रिजल्ट में क्या डाल देंगे, -1 डाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो स्टॉक के टॉप में जो भी इंडेक्स था वही उसका आंसर होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी मदद से हमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। सबसे पहला कि वाई कैसे ये आखिर हमारी हेल्प कर रहा था, वो आपको दिख गया कि क्यों हम पॉप करते हैं लार्जर एलिमेंट को, है ना, ये आपने समझ गए। दूसरा, हमने सिंपल ड्राई रन किया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक की मदद से और देखा कितना ईजिली हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट मिल जा रहा था, है ना, NSEL हमें कितने ईजिली मिल पा रहा था। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करो। कोई भी एलिमेंट को आप कितनी बार विजिट कर रहे हो वो समझो। जैसे मान लेते हैं ये आपका अरे है, आप इस पर एक पॉइंटर आपका इटरेट कर रहा है ना। अगर मैं इसका कोड लिखूँगा तो क्या होगा, इस पर एक पॉइंटर इटरेट करेगा आपका, जो ऊपर हमने कोड लिखा था ये रहा, ये वाला इटरेट कर रहे थे, और उस एलिमेंट को एक बार आप पुश करते हो स्टैक पे और एक बार पॉप करते हो। तो कोई भी एलिमेंट एक बार पुश हो रहा है और एक बार पॉप हो रहा है, उससे ज़्यादा आप किसी भी एलिमेंट पर काम नहीं कर रहे, है ना। तो एनी एलिमेंट इज पुश्ड वंस एंड पॉप्ड वंस। तो कोई भी एलिमेंट दो बार से ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं एवरी एलिमेंट इज वर्किंग 2 टाइम्स ओनली, 2 टाइम्स n। एक बार पुश करने के लिए आप उसको विजिट करते हो और एक बार जब आप उसको पॉप करते हो तब आप उसको विजिट करते हो। तो कोई भी एलिमेंट दो बार से ज़्यादा विजिट नहीं हो रहा है, तो O ऑफ 2 टाइम्स n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जिसको आप कह सकते हो कि ये O ऑफ n है, 2 कॉन्स्टेंट है। तो देखा जाए तो O ऑफ n स्क्वायर ऑफ O ऑफ n सोल्यूशन पे आ गए, विच इज़ मच बेटर, है ना। लेकिन हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको लेना पड़ा O ऑफ n, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा स्टैक लिया है ना, ये आपका स्टैक है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि नेक्स्ट स्मॉलर टू एलिमेंट टू द लेफ्ट निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया। आपने अभी याद है क्या निकाला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक की वजह से, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट। और अगर मान लेते आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि भाई क्या तुम ये निकाल सकते हो, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, है ना, नेक्स्ट
स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस ये जो फॉर लूप है ना, याद करो आप यहाँ लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल कर रहे हो, आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन, तो ये आपको नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट निकाल के दे रहा था। बट यही अगर आप इसको आई इज इक्वल टू एन माइनस वन से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करते, तो आपको क्या मिल जाता, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट मिल जाता। ठीक है, तो बात एक ही है ना, बस आपको राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करने पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट मिल जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट करने पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर बस मैं नोट्स में लिख दे रहा हूँ, और इस नोट्स का PDF का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा कि सिमिलरली NSER में आपको कुछ नहीं करना था, बस फॉर लूप आपको चेंज कर देना था। फॉर आई इज इक्वल टू एन माइनस वन से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस वाला फॉर लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको NSER भी आराम से आप निकाल सकते हो इन O ऑफ n टाइम, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अभी हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक तो पढ़ लिया, सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक भी पढ़ेंगे हम लोग। अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक कुछ है नहीं, एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये रहा। बस इसमें क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर होता है इन द स्टैक। इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होता था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर होगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक बार डायरेक्ट करके इसमें भी दिखाई देता हूँ। मान लेते आई आपका यहाँ पर है, तो अभी स्टैक तो एम्प्टी है, तो 4 को अभी ऐसे ही डाल दिया मैंने। चलो इंडेक्स डाल देते हैं, आई इज इक्वल टू 0 डाल दिया जहाँ पर, जिसका मतलब 4 है। अब आई यहाँ पर आया, ठीक है। अब याद करो मुझे डिक्रीजिंग चाहिए, तो ये 2 जो है उसने देखा स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है मुझसे, तो यहाँ पर मैं 2 को लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 को लिख लूँ तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ये, है ना। पहले 4 है, उसके बाद 2 है, ये रहा। नीचे से ऊपर देखो 4 है फिर 2 है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे हैं, तो मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 लिख दो, 2 का जो भी इंडेक्स है। ठीक है, सिमिलरली आई जब यहाँ पर आया तो ये 5 है ना। इसने देखा स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो 2 है, मतलब मैं उससे बड़ा हूँ, है ना। मतलब अरे आई जो है ना, वो एक्चुअली में बड़ा है किससे, स्टैक के टॉप में जो भी इंडेक्स है ना, उस एलिमेंट से, अरे ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 5 को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, तो देखो इंक्रीजिंग बन जा रहा है। फिर से 2 के बाद 5 आया, मतलब इंक्रीजिंग है ये, तो ऑब्वियस सी बात है 5 क्या करेगा, इसको पॉप करने बोलेगा, तो मैं 2 को हटा दूंगा, है ना। फिर 5 देखेगा कि यहाँ पर 4 है ना स्टैक के टॉप में, तो 5 को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो फिर से इंक्रीजिंग बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे काम का नहीं है ये, इसको भी पॉप करो, मुझे डिक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं चाहिए। तो स्टैक अब खाली हो चुका है, अब 5 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। 5 का इंडेक्स क्या था, आई इज इक्वल टू 2 था, ये 5 है। ओके, ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आया, अब है ये मेरा 1, इसने स्टैक के टॉप पे देखा कि 5 है, तो और 1 को अगर मैं लिखूँ तो डिक्रीजिंग है, विच इज़ फाइन, मुझे डिक्रीजिंग ही चाहिए था, तो 1 का इंडेक्स लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 3 हमने पुश कर दिया स्टैक पे। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आया तो ये 3 है और स्टैक के टॉप में 1 है, तो ऑब्वियस बात है 3 अगर मैं लिखूँगा तो इंक्रीजिंग बन जा रहा है, 1 के बाद 3 है तो मतलब इंक्रीजिंग है, तो स्टैक से इसको पॉप करना पड़ेगा। इसको हमने पॉप किया, फिर 5 है अब स्टैक के टॉप में। अब मैं 3 को यहाँ लिख सकता हूँ, देखो 5 के बाद 3 मतलब डिक्रीजिंग है ये, तो 3 का अगर मैं 3 पुश कर रहा हूँ तो 3 का इंडेक्स यहाँ पुश करूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में किया था, बस यहाँ पर क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसका भी टेम्पलेट एग्जैक्टली सेम होगा। देखो स्टैक ले लिया, स्टोर द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, आई 0 आई लेस देन एन, और देखो वाइल स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है, एंड देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अरे का टॉप में जो एलिमेंट है अगर वो छोटा हुआ अरे ऑफ आई से, अभी जस्ट मैंने बताया, तो होगा क्या कि अरे के टॉप में जो भी एलिमेंट है, ये दो भी एलिमेंट है, और अभी जो एलिमेंट जस्ट मैं देख रहा हूँ अपने इनपुट अरे में, अगर वो बड़ा हुआ तो ऑब्वियस बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट दिख रहा है मुझे, तो मुझे अरे के टॉप में जो एलिमेंट है उसको पॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखो मैं वही पॉप कर रहा हूँ, बिकॉज वी वांट डिक्रीजिंग। तो बस कोड एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ना, ये चेंज है। यहाँ पर देखो लेस देन है, और जस्ट ऊपर इंक्रीजिंग वाले में याद करो क्या था, टेम्पलेट वाला जो कोड था वहाँ पर ग्रेटर देन था, है ना, ये रहा ग्रेटर देन था, ये इंक्रीजिंग है, और अभी जो हमने जस्ट पढ़ा वो डिक्रीजिंग है ना। यहाँ तक क्लियर है। ओके,
और कोड बाकी बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कोड पूरा का पूरा बाकी सेम है, बस ये चेंज था। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो फिर से वही सवाल आता है कि भाई कैसे हेल्प कर रहा है ये मेरी, है ना, जो हमने वहाँ पर इंक्रीजिंग वाले में समझा था कि कैसे वही हेल्प कर रहा है मेरी। तो मान के चलते हैं अगर आपसे कोई प्रॉब्लम पूछ दे, लेट अस सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट, है ना, नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू द लेफ्ट, यानी कि नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू द लेफ्ट, NLEL, नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू द लेफ्ट। या फिर अगर आपसे कोई पूछ दे नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट, या फिर NG बोल सकते हो, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, है ना, नेक्स्ट ग्रेटर या लार्जर जो भी वर्ड यूज़ करना है यूज़ करो, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट या फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट, है ना। याद करो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाले में हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अगर मान लेते हैं आपसे कोई सवाल करता है नेक्स्ट ग्रेटर टू द लेफ्ट या फिर नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट, तब देखो आप कितनी आसानी से ओवन टाइम में आप इसको कर सकते हो। बट उससे पहले ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ब्रूट फोर्स बिल्कुल एकदम वही होगा जैसे वहाँ पर हुआ था, आपको नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू द राइट, सॉरी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट निकालना है, मान के चलते हैं। तो फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई, आप जे पॉइंटर यहाँ स्टार्ट करोगे और लेफ्ट हैंड साइड देखोगे कौन सा एलिमेंट है जो इससे बड़ा है, कोई नहीं है तो यहाँ -1 हो गया। सिमिलरली आई यहाँ पर है, आप जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट किया आपने आई के लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड जाके देख रहे हो सबसे पहला जो ग्रेटर एलिमेंट हो इस 2 से 4 दिख गया मुझे, सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट, तो इसका आंसर 4 होगा, है ना। सिमिलरली आई यहाँ पर है, जे को यहाँ से स्टार्ट किया, क्या 2 ये बड़ा है 5 से, नहीं, तो मेरा जे यहाँ पर आया, क्या ये बड़ा है 5 से, नहीं, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसका आंसर -1 है। मतलब 5 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आई यहाँ पर है, जे यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो बड़ा है इससे, तो यही मेरा आंसर होगा, सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट। सिमिलरली यहाँ पर ये जे यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, दिस इज़ ग्रेटर देन 3, तो 5 होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू आई -1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस जाके हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए अरे ऑफ जे जो ग्रेटर देन हो मेरे अरे ऑफ आई से, तो यहीं पर मैं ब्रेक कर जाऊंगा और ये अरे ऑफ जे मेरा पहला ग्रेटर एलिमेंट होगा टू द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स आई, ये मेरा आंसर होगा उसका, उस इंडेक्स आई का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक में भी, है ना, जो हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑप्टिमल देखेंगे, है ना। तो चलो सेम एग्जांपल को ऑप्टिमली देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं मैंने स्टैक यहाँ पर ले लिया है और ये मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर है, स्टार्टिंग में सभी का आंसर मैंने -1 रखा है, ओके। मुझे हर एक एलिमेंट का ढूंढना है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे आई अभी मेरा यहाँ आया, तो मैंने स्टैक में देखा कि स्टैक खाली है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट में हैंड साइड में कोई भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, विच इज़ ट्रू। तो -1 का -1 ही रहेगा, है ना। और मैंने इस एलिमेंट को स्टैक में डाल देना है, तो मैंने इस एलिमेंट को डाल दिया, आई इज इक्वल टू इंडेक्स 0 डाल दिया, कौन सा एलिमेंट है 4 है, चलो ठीक है। अब आई मेरा आगे आया, अब देखो ये है मेरा 2 और इसने जब स्टैक के टॉप पर देखा तो देखा स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो 4 है ना। तो अब मुझे याद है मुझे डिक्रीजिंग चाहिए था ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चाहिए था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 है, अगर इस 2 को मैं यहाँ रखूँ तो ऑब्वियस सी बात है देखो डिक्रीजिंग एलिमेंट मुझे मिल रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो मुझे चाहिए था, है ना। तो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक के टॉप में जो भी प्रेजेंट है, स्टैक के टॉप में कौन प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने। और सही बात है, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट यही है ना। और अभी मैं यहाँ पर 2 को डाल देता हूँ, यानी कि आई इज इक्वल टू 1 को डाल दिया। अब देखो ध्यान देना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल हो रहा है, पहले 4 फिर 2, है ना। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक है। तो अब आई मेरा यहाँ पर आया 5 है, इसने ये अभी टॉप पे स्टैक के टॉप में देखा 2 है, अगर 5 को यहाँ रख दिया जाए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसलिए 5 देखे तो 5 क्या करेगा, बोलेगा भाई ये तो मुझसे छोटा है, तो इसको पॉप करो, तो इसको पॉप कर दिया मैंने, ठीक है। ये 4 है,
5 बोलेगा कि इसके ऊपर भी मैं नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो देखो फिर से इंक्रीजिंग हो गया, मुझे डिक्रीजिंग चाहिए, तो 5 इसको भी पॉप कर देगा। अब देखो ये एम्प्टी हो गया है, स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब 5 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी बड़ा एलिमेंट था ही नहीं 5 से। और सही बात है, देखो 5 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर -1 होगा। और यहाँ पर 5 को मैंने डाल दिया, इंडेक्स आई इज इक्वल टू 2 डाल दिया, मतलब 5 है ये। ओके, अब आई मेरा आगे आया, यहाँ पर ये 1 है ना, स्टैक के टॉप में देखो 5 है, तो और 1 उससे छोटा है, तो 1 को यहाँ लिखा जा सकता है ना। आई इज इक्वल टू 3 है, स्टैक के टॉप में कौन था, 5 था, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला बड़ा एलिमेंट ये 5 ही था। ओके, और 1 को मैंने यहाँ पर पुश कर दिया स्टैक पे, उसका इंडेक्स पुश कर दिया है ना। ओके, अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, ये 3 है। अभी देखो ध्यान देना, 3 को अगर मैं यहाँ रखूँ तो इंक्रीजिंग हो जाएगा सीक्वेंस, ये गड़बड़ है ना। तो 3 ने स्टैक के टॉप में देखा कि जो एलिमेंट है वो मुझसे छोटा है, तो मैं इसके ऊपर नहीं आ सकता, मुझे इसको पॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। अब स्टैक के टॉप में देखो तो 5 है, तो और ये 3 से बड़ा है, तो 3 के लिए आंसर 5 हो जाएगा, है ना। और 3 को यहाँ पर फिर मैं पुट कर दूंगा, आई इज इक्वल टू 4। देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में स्टैक में पुट हुआ है, 5 के बाद 3 आया। अब इंडेक्स आई मेरा आगे गया, आउट ऑफ बाउंड हुआ, मेरा आंसर आ चुका है, देखो एकदम करेक्ट आंसर आया है ना। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट 5 है, तो देखो यहाँ पर 5 लिखा है। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ग्रेटर एलिमेंट 5 है, देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, है ना। सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ गया। और कोई से हर एलिमेंट को आप 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर रहे हो, एक बार स्टैक में पुश करते वक्त, एक बार स्टैक से पॉप करते वक्त, ठीक है। इसीलिए इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स n होगा, जिसको आप लिख सकते हो O ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा क्योंकि आपने एक स्टैक लिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर से आप O ऑफ n तक पहुँच गए, है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, आपने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट, है ना। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट निकालने के लिए आपने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक यूज़ किया, ठीक है। और सिमिलरली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट आपने निकाला है, सिमिलरली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट भी आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, आई को n-1 से आई 0 तक ट्रैवर्स करोगे, मतलब जस्ट एग्जैक्टली जो मैंने वहाँ पर बताया था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाले प्रॉब्लम में, है ना, कि जिस तरह वहाँ पर नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट टू द लेफ्ट एंड नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट टू द राइट का जो दिमाग लगाया गया था, सेम दिमाग यहाँ भी लगाया जाएगा। बट एक चीज़ आपने नोटिस कर लिया होगा कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में निकालना हो चाहे राइट हैंड साइड में निकालना हो, उसके लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक चाहिए होता है। और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट चाहे लेफ्ट में निकालना हो चाहे राइट में निकालना हो, उसके लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो सेम चीज़ हमने उसमें भी पढ़ लिया था, है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक में भी हमने पढ़ लिया था सेम चीज़, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक में भी हमने सेम चीज़ पढ़ लिया, तो बड़ा आसान था इनको समझना। और हमने इनका कोड टेम्पलेट भी, खानदानी टेम्पलेट भी समझ लिया है। तो जब अभी आगे जाके हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टैक के रिलेटेड, एग्जैक्टली सेम कोड चिपका देंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो लास्ट में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम याद रखना हमेशा, एनी प्रॉब्लम जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर या फिर लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर या फिर राइट हैंड साइड में ग्रेटर या फिर राइट हैंड साइड में स्मॉलर निकालना पड़े, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम का कोई भी वेरिएशन हो सकता है ना, उसमें हिडन हो सकता है, बट उसमें अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि फॉर एवरी इंडेक्स यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट और टू द राइट, तो समझ जाना मोनोटोनिक स्टैक की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट और राइट अगर निकालने की बात हो तो मोनोटोनिक स्टैक वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको मोनोटोनिक स्टैक आता है कि नहीं, है ना। तो अगर ग्रेटर निकालना था तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक यूज़ करेंगे, स्मॉलर निकालना होगा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे वेरिएशन है इसके, लीड कोड नंबर 739, 84, 503, 901, 42, बहुत सारे वेरिएशन है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था जो मैंने आपको सिखाया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट, next smaller element to the right, next greater element to the left and next greater element to the right। Geeks for Geeks में
या कहीं पर भी आपको ये चारों प्रॉब्लम मिल जाएगा, आराम से आप जाके सॉल्व कर सकते हो इन चारों प्रॉब्लम्स को। तो ये खुद में भी एक प्रॉब्लम ही है ना, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है एक्चुअली, इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट और द राइट, ठीक है। और उसी का वेरिएशन है ये सारा, और बहुत अच्छा वेरिएशन है। इन सबको भी हम लोग बनाएंगे इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो इस वीडियो में मोनोटोनिक स्टैक हमने अच्छे से कवर कर लिया है, उसका टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लिया है, और खानदानी टेम्पलेट सीख लिया जो कि सबसे ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोनोटोनिक क्यू, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।